बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 9 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, इमरान खान के सामने 3 नए आस्तीन के सांप आ गए हैं। नया धोखा, 3 नए लोग अब धोखा देने जा रहे हैं। क्या मामला है ये आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर, आज बाजोड़ के अंदर सड़क तोड़ पीटीआई का कन्वेंशन हुआ है, लेकिन हालात वहाँ ख़तरनाक हद की तरफ चले गए हैं। क्या माजरा हुआ ये सारा, ये आपके सामने रखेंगे। मरियम और बिलावल भाई करने तो गए थे कन्वेंशन या जलसे, लेकिन अवाम ने उनका मजाक बना दिया है, बहुत ही बुरा सलूक किया है। ये क्या माजरा है ये भी रखते हैं। और आखिरी खबर, मरियम औरंगज़ेब, आज ओवरऑल ही वैसे बुरा दिन था इनके लिए। मरियम औरंगज़ेब गई अदालत, अदालत से बाहर निकली तो वहाँ उन्होंने अभी काम सीधा ही किया था नवाज शरीफ की मदासराई का, कि वहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स पहुँच गए और फिर वहाँ क्या हुआ ये तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 नए आस्तीन के सांप सामने आए हैं। नया धोखा इमरान खान के लिए, उनको नया धोखा मिल रहा है। अफसोस हो रहा होगा उन्हें ये खबर सुन के, लेकिन बहरहाल यही आजकल चल रहा है। ना कोई वफादारी है, ना कोई ख्याल है, ना कोई एहतराम है, ऐसे ही काम चल रहे हैं। बहरहाल ख़बर ये है कि अब परवेज़ खटक, ज़ुबैदा जलाल साहबा और नदीम अफजल चांद साहब जो हैं वो गवाही देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। नैब का जो अल कादर ट्रस्ट का केस है उसके अंदर वो गवाही देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। हमारे पास ये खबर 15 से 20 दिन पहले पहुंची थी बाबर अवान साहब के तवसत से, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 लोगों के नाम थे, कराची से भी नाम था। लेकिन इस वक्त जो टेलीविज़न ने वो खबर दी है अब हतमी तौर पर, वो उसमें वो चौथा नाम जो है वो मिसिंग है, इसलिए हम उस नाम की तरफ फ़िलहाल नहीं जाते। अनलेस कि वो रिपोर्ट हो तो फिर जाएंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो थे ये आज से कोई, मैंने आपको बताया, 2 से 3 हफ्ते पहले सामने आए थे, जिसमें ये पता चला था कि ये 3 लोग जो हैं, ये 4 लोग जो हैं वो गवाही देने के लिए तैयार हुए हैं। उन 4 में से अब 3 नाम जो हैं वो सरफेस कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब आपको पता ही है, उनको वज़ीर आला बनाया गया केपीके का, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। इमरान खान ने उन्हें वो सूबाई वज़ारत तक की सियासत करते थे इससे पहले परवेज़ खटक, लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी के तवस्सुत से वो आला तरीन ओहदे पर पहुँचे केपीके के अंदर, और फिर डिफेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। बहुत एहतराम दिया, बहुत इज़्ज़त दी इमरान खान ने, लेकिन उसका सिला आज उन्हें ये मिल रहा है कि एक झूठे केस में उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हुए हैं। ज़ुबैदा जलाल साहबा, चले उनके बारे में क्या कहें, वो तो जहाँ से डायरेक्शंस लेती हैं हमेशा से वहीं से डायरेक्शंस लेती हैं, भले मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का ज़माना हो या आज का हो, तो उसको छोड़ देते हैं। नदीम अफजल चंद साहब के, क्योंकि उनसे ज़ाती मरासम भी हैं, एक इलाके के मरासम भी हैं, तो थोड़ा अफसोस हुआ उनका नाम सुन के। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो ये बयान नहीं देंगे या उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। हमारी जो एक बरादरी है पंजाब के अंदर, उसकी रवायात के भी ख़िलाफ़ है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि चंद साहब ये चीज़ वापस लेंगे, क्योंकि उनके नाम के साथ ये चीज़ मंसूब होना, ये उनके लिए, उनके इलाके के लिए, उनके ख़ानदान के लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती की कोई बात हो नहीं सकती। ये मैं समझ सकता हूँ कि नदीम अफजल चंद साहब को पहले ही ख्वार करवाने में जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा का हाथ था। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने, मेरी इतलात ये हैं कि उनको बुलाया और ये कहा कि आप मेरी बरादरी हैं, आप जट बरादरी हैं, आपको मैं अंदर का मशवरा दे रहा हूँ, आप पीटीआई छोड़ दें और छोड़कर आप चले जाएं अब पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये मेरी इतला है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, चंद साहब इसको करेक्ट कर सकते हैं। और चंद साहब को असल में ख्वार करवाने वाले जो हैं वो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं, जिन्होंने उनको पीपल्स पार्टी की तरफ भेजा, और फिर बाकी रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। तो चंद साहब ऑलरेडी इस चीज़ को अपने इलाके के अंदर या अपनी सियासत के अंदर भुगत रहे थे, और अब ये जो नई सिचुएशन सामने इमर्ज हुई है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, इमरान खान के लिए ख़तरनाक नहीं है। इमरान खान के लिए तो जिस तरह के दूसरे फ्रिवलेस केसेस हैं, ये भी फ्रिवलेस केस ही हैं, क्योंकि जो कैबिनेट की कार्रवाई होती है वो मिनटेड होती है। उसमें ये नहीं होता कि 3 साल के बाद कोई एक वज़ीर उठे और जाके कहे वहाँ पर ये हुआ। वो मिनटेड है, उस डॉक्यूमेंटेड है, उसके मिनट्स बने हुए हैं, और पूरी कैबिनेट की वो मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। तो ये परवेज़ खटक साहब या चंद साहब या दूसरे लोग ये नहीं कह सकते। चंद साहब को इसलिए भी मोहतात रहना चाहिए कि वो इलेक्शन हारे थे, उसके बावजूद इमरान खान ने उन्हें
एहतराम दिया, अपनी करीब तरीन पोजीशन दी, अहम तरीन पोजीशन दी और उनका जो सियासी वज़न था उसका एहतराम करते हुए उन्हें बेहतर पोर्टफोलियोज़ दिए गए। और कैबिनेट के अंदर भी अगर चांद साहब याद करें तो जितना खुल के वो उसमें बातचीत करते थे इमरान खान के साथ या दूसरे वज़रा करते थे, शायद किसी और कैबिनेट में इस तरह की आज़ादी बातचीत की ना हो। तो उन्हें दोबारा सोचना चाहिए कि वो एक दफ़ा चलें। जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने के ऊपर उन्होंने ये गलती तो कर ली पीपल्स पार्टी में जाने वाली वापस, लेकिन अब ये दूसरी गलती इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो वो कर रहे हैं ये उनके लिए ख़तरनाक होगी, उनकी सियासत के लिए, उनके एहतराम के लिए, उनकी बरादरी के एहतराम के लिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है बाजोड़ में आज कन्वेंशन, बहुत ही बड़ा कन्वेंशन इसको अब आप नहीं कह सकते, जलसा था। आवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली और वहाँ पर जो अनवारुल हक नाम के डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने ऐसा घटिया काम किया कि सारी सड़कें खुदवा दी, जो बनी हुई सड़कें थी वो भी खुदवा दी, गड्ढे खोद दिए, खंदकें खोद दी कि आवाम वहाँ से ना निकले, लाठीचार्ज, पुलिस और आवाम को रोकने की कोशिश। लेकिन आवाम जो थी कि वो थम के ना आई और इतने बड़ा क्राउड आया सामने कि सबके होश उड़ गए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर पुलिस की फायरिंग और आवाम आमने सामने, ये बहुत ख़तरनाक सिमत चीज़ें जा रही हैं। अब सियासत से हटके ये रियासत को सोचना पड़ेगा कि किस तरफ मामलात को लेके जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बाजोड़ और ये वो इलाके हैं जिनमें पिछले कई सदियों से किसी बंदे के सामने इन लोगों ने अपने आप को झुकाना पसंद नहीं किया। ये ऑलवेज़ रिटेलिएट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50 साल लंबी जंगें लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप अफ़गानिस्तान की देख लें हिस्ट्री, आप इस सारे ट्राइबल एरिया की हिस्ट्री देख लें, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर लोग सरनगू नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और वो लड़ाई लड़ने को उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो अब आप रियासत को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फायरिंग करते हैं। अगर आगे से फायरिंग हो गई और वहाँ पर 10-20 लोग शहीद हो गए किसी साइड के भी, तो मुझे बताएं आप किस हिम्मत लेके जा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान इस पर खुश नहीं होगा? क्या पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो इस पर खुश नहीं होंगे? क्या वो ये नहीं चाहते कि वहाँ ये हो? 10 लोग दोनों तरफ हमारी अपनी माओं के बेटे हैं, वो भले पुलिस के हैं, भले फ़ौज के हैं, भले किसी लॉ इन्फोर्समेंट के हैं, भले अवाम के, दोनों तरफ हमारी अपनी माओं के बेटे, हमारे अपने भाई हैं। आप बताइए ये आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या ख़राब हो गया है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी मूवमेंट करना चाहती है, आप उसको रोकते हैं, उसके लोगों को पकड़ते हैं। चले यहाँ तक भी बात समझ आती थी, अब आप सीधी गोलियाँ मार रहे हैं। अगर वापस गोलियाँ चल गई और वहाँ 10, 20, 30 लोग शहीद हो गए तो बात वहाँ तो नहीं रुकनी। फिर वो जिस भी पार्टी के हुए वो वापस बदला लेगी, फिर वापस बदला लेगी, फिर वापस बदला लेगी। तो ये मामला आप किस तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुल्क तोड़ने का कोई सौदा कर लिया हमने? क्या हमने ये तय कर लिया कि हमने मुल्क के अंदर अनारकी फैलानी है? क्या हमने तय कर लिया कि हमने दोबारा किसी जंग में जाना है? पहले कितनी मुश्किल से हम जंगों से निकले हैं। ये जो टेबल्स के ऊपर फैसले करते हैं, ये मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, किसी अदारे का सरबराह करे, कोई भी ये फैसला करे, उन्होंने तो मेज़ पे कर देना। उन्होंने सीने पे गोली तो नहीं खानी जाके। सीने पे गोली जो है वो जाकर जो बॉर्डर पे खड़ा लड़ाई कर रहा है, भले वो लॉ इन्फोर्समेंट का, भले आम शहरी है, उन्होंने खानी है। शहीद जो है वो आम माओं के बच्चों ने होना है। अब आपने कहना है जी वो भी हमारे ही हैं, गिल साहब आपको उससे क्या लेना देना? भाई जितने वो आपके हैं उतने ही मेरे हैं। एक इदारे में हो जाने से वो आपके ज़्यादा नहीं हो जाते। मेरे रिश्तेदार भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, सभी वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वतन अजीज़ को, और फिर सिविलियन भी हमारे अपने ही हैं। तो कहने की बात यह है कि कोई इस बात से कि जी ये हमारा है और ये इदारा हमारा है और हमने ये फ़ैसला करना है, नहीं, हम सब ने फ़ैसला करना है। पाकिस्तान सबका है। तो इतना आगे मत जाइए कि चीज़ें इतनी ख़तरनाक हद की तरफ निकल जाएं कि वापसी के रास्ते जो है वो मुश्किल हो जाएं। इतने कांटे ना बिछाएं, इन्हीं रास्तों से चल के हमें वापस भी आना पड़ना है। अगली खबर आपके सामने देनी है। आज बाजोड़ में तो जो हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया, जिस तरह का क्राउड था, जो कुछ था, जो आवाम का मूड है। आपको कल के व्लॉग में ये भी बताया कि अब पंजाब की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुख होगा और अब कन्वेंशंस वहाँ पर होंगे। जो अगली खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आज आपको देख के हैरानी भी होगी, परेशानी भी होगी, क्योंकि सियासत के तौर पर ये बहुत परेशान बात है जो हो रही है। और वो है आज मरियम सफदर साहबा का जलसा। ये आप देख सकते हैं, इसकी फुटेज, तकरीर वो कर रही हैं इस टाइम जबकि ये फुटेज है, और आप हालात देखें। लेकिन बाद में मुझे राब्ता करने पर पता चला कि खुद ही कहा था कम लोग आएँ, क्योंकि बाजी को किसी ने बताया कि कोरोना फैल रहा है, तो बाजी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है।
तो आपको याद है ना, कोरोना के ज़माने में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती थी, तो इसलिए बाजी ने कहा कि जहाँ जिस पंडाल के अंदर कोई 30-35 हज़ार लोग आ सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ जो है वो 700-800 बंदा ही मंगवाया था, ताकि 700-800 बंदा जो है वो खुला खुला दूर दूर खड़ा होकर उनका जलसा सुने। ये मजाक कर रहा था, आपने सीरियस नहीं लेना। बहरहाल जो वीडियो नज़र आ रही है उसमें तो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये कह सकते हैं, आपको पता कोई भी ये बईद नहीं है इनसे कोई भी बयान। तो मरियम साहबा के जलसे के अंदर हमें सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आई है और तो कुछ नहीं नज़र आया। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे बिलावल भाई हैं उनके साथ तो जलसा चले, अवाम ने तो अखीर करनी ही थी, जिन्होंने जलसे का इंतज़ाम किया उन्होंने भी अखीर ही कर दी, अखीर ही कर दिया। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आप देखेंगे वो जो कुर्सियाँ लेके आए थे ना, वो जारी बात है वो स्टैश हुई थी एक दूसरे के ऊपर, और वो जो भी उसको आप कहें कि स्टैक हुई थी या वो थद्दे लगे हुए थे कुर्सियों के एक दूसरे के ऊपर जो रखी होती हैं, उनको कमबख्तों ने उठाकर अलग अलग करना भी मुनासिब नहीं समझा, फैला के रखना भी पसंद नहीं किया। मीन कुर्सियों को भी किसी ने हाथ, अवाम ही नहीं आई तो किसी ने बैठना क्या था, तो चलो यार झूठे मुंह उन कुर्सियों को तो अलग अलग करके रख देते या वहाँ से वो स्टैक्स ही उठा लेते। तो कुर्सियाँ आप देख सकते हैं वीडियो में, वैसे ही वो थद्दों के थद्दे वहाँ पर वैसे ही खड़े हैं। और जो है वो बिलावल भाई जो हैं, अच्छा बिलावल भी वैसे जो है ना वो मस्त ही है बेचारा, हमारा भाई है, मलंग आदमी है, क्योंकि उसको बिस्ती शिस्ती भी महसूस नहीं होती। मतलब आम पॉलिटिकल बंदा होता है ना, उसका मूड ख़राब होता है आगे देख के कि यार ये तो लोग ही नहीं आए, और यहाँ पर तो सारे को तकरीबन 170-180 लोग हैं सारे, जिसको जलसे का नाम दिया, तो बंदा कोई बिगड़ेगा, तकरीर छोटी करेगा वो, बस क्योंकि मेरा ख्याल आगे देखता दुखता नहीं, आंखें बंद करके जारी रहता है बिलावल भी। तो बिलावल ने लंबी तकरीर झाड़ी है, ये देखे बगैर कि आगे बंदा कोई नहीं है, खाली कुर्सियों के ऊपर वो तकरीर करके निकल गए। और मरियम बाजी जो हैं उनका आपको हालात हमने बता ही दिए। जलालपुर जट्टा कहा जाता था कि ये जीटी रोड की पार्टी है, और माफ़ कीजिएगा, हमने हमेशा ये सुना था कि ये जीटी रोड की पार्टी है, और जीटी रोड के ऊपर इनका जो है वो बड़ा गढ़ है, और आज जलालपुर जट्टा गुजरात जो है वो जीटी रोड के ऊपर ही है। वहाँ पर मरियम साहबा का जो हाल किया है उन लोगों ने, या मरियम साहबा ने अपना जो हाल किया है उनके पापा ने, और मरियम ये पापा की परी हैं, परी ज़रा हैं हमारी बाजी, तो बहरहाल पापा की परी जो है उनका मसला ये हुआ है कि वहाँ पर आज आया कोई नहीं है। तो मरियम साहबा पता चला बड़े गुस्से में गई हैं, जो मुंतज़मीन थे उनकी बड़ी सरजनश की है, और उनको लाहौर बुलाया गया है 2 दिन के बाद उनसे जवाब लेने के लिए कि ये आपने क्या खच मारी है। इससे ये भी पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी परवेज़ अलाई, चौधरी मोनस अलाई पूरी तरह से तगड़े हैं गुजरात के अंदर, अपने इलाके के अंदर, और वहाँ से किसी किस्म की नो लिफ्ट का बोर्ड अवाम ने वहाँ लगाया है। अच्छा जी, आखिरी खबर आपको देते भी हैं दिखाते भी हैं। आज मरियम औरंगज़ेब अदालत गई, वहाँ से बाहर निकली तो हस्बे तवक्को मैंने आपको बताया है कि मरियम औरंगज़ेब जो है वो दिन में जैसे डॉक्टर दवाई देता है सुबह दोपहर शाम, तो वो 3 दफ़ा झूठ ना बोलें ना, करारा किस्म का, या कुछ चुगली ना करें या झूठ ना बोलें, तो उनको खाना हज़म नहीं होता। तो सुबह का झूठ उनका वक्त थोड़ा लेट हो गया था, अदालत की वजह से भी वो लेट हो गई थी, वरना सुबह सुबह ही बोल लेती हैं उठ के, और अगर कोई ना मिले तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से झूठ बोल लेती हैं। और वो मतलब अगर कोई टॉपिक ना हो तो वो शीशे के सामने खड़े हो कहती हैं मैं मिस वर्ड लग रही हूँ, मतलब कि वो खुद से ही झूठ बोल देती हैं। तो आज जब वो अदालत से निकली तो वो ज़रा उन्होंने अपने आप को सेट किया कैमरों के सामने, और जैसे ही नवाज शरीफ की झूठी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू करने लगी थी कि उधर से वैन के अंदर कैदी, जो जेल से कैदी लेकर आती है वैन, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को लाया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने मरियम औरंगज़ेब को देखा तो उन्होंने वहाँ पर डोडो बाजी और नवाज शरीफ मुर्दाबाद और वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाना शुरू कर दिए। मरियम ने पहले तो जो उसका टिपिकल तरीका है एक्टिंग करने का, वो जो होता है ढीठपन का कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने 4-5 सेकंड तो कंटिन्यू करने की कोशिश की। नारे इतने ज़ोरदार थे कैदी वैन के अंदर से कि उनको वहाँ से निकलना पड़ा, और भाग के वो गाड़ी में बैठी, और गाड़ी में बैठ के वहाँ पर एक और देखने वाली इंटरेस्टिंग बात है कि बजाय इसके कि वो वहाँ से शर्मिंदगी के साथ जाएँ कि इन लोगों के साथ हमने कितना जुल्म किया है, ये कैदियों की वैन में आ रहे हैं फिर भी इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, तो वो जहाँ 4-5 नून लीग के लोग खड़े उनको कह रही हैं कि आप भी नारे लगाएं इनके ख़िलाफ़। ये हालत है, इस लेवल के लोग हैं ये, इस लेवल की इनकी ज़हनियत है। आप सोचें कि उनको ये शर्मिंदगी नहीं हुई कि एक सियासी वर्कर्स कैदी वैन में आए हैं,
किस हद तक आप लोग गिर गए हैं कि वर्कर्स को कैदी वैनों के अंदर आपने डाला हुआ है। तो बजाय इसके कि वहाँ से अपना मुंह छुपा के निकल जाएं, वहाँ पर अपने वर्कर्स को कह रही हैं कि बराबर आप नारे लगाएं। बहरहाल ये आज की खबरें थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।